आज का विषय हम लोग पंचांग के को रखेंगे, साथ ही साथ मुहूर्त। पिंकी जी, राधेश्याम। चलिए, सबसे पहले हम लोग मुहूर्त की ओर चलते हैं। मुहूर्त अध्ययन करेंगे आज। निर्णय सागर पंचांग। यह स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा आप लोगों को। वैसे मुझे लगता है रिकॉर्डिंग बड़ा अच्छा दिखता है। रिकॉर्डिंग कौन कौन देखते हैं? पिंकी जी, रिकॉर्डिंग आपने देखा था? दिवाकर जी, अमन शर्मा जी, किनके इनके पास रिकॉर्डिंग पहुंचा? कोई ऐसे तो नहीं जिनके पास रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचा हो? कपिल जी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। जो पिछली बार, पिछली कक्षा में, परसों वाली। संजय जी कह रहे हैं मुझे पंचांग नहीं देखना आता। कोई बात नहीं, आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। संजय जी, रिकॉर्डिंग में जो जिस प्रकार से कक्षा जब चल रही थी लाइव क्लास में, तो ये पंचांग का छोटा छोटा अक्षर नहीं दिख रहा था आप लोगों को, तो उसमें परेशानी आ रही थी। तो ये बताइए कि रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही सिस्टम था? रिकॉर्डिंग में जबकि ठीक दिख रहा था, मैंने चेक किया था, तो रिकॉर्डिंग में तो अच्छी तरह से दिख रहा था, छोटे छोटे अक्षर भी दिख रहे थे। जी जी, दिवाकर पांडे जी कह रहे हैं जी। देखिए, शुरुआत से पंचांग हम प्रारंभिक से प्रारंभ करते हैं। इसमें कुछ बताते हैं आपको किस प्रकार से देखा जाता है, और जो पंचांग का पेज साफ होगा उसको दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे ये पंचांग का पेज साफ है, लगभग आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कि कौन सा तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग कितने बजे प्रारंभ होता है और कितने बजे समाप्त होगा, यह किस प्रकार से देखा जाए ये बताएंगे। उसके बाद हम बृहद बकाड़ा चक्र का मुहूर्त प्रकरण अध्ययन करेंगे, मुहूर्त अध्ययन करेंगे जो चल रहा है क्रमानुसार, उसको अध्ययन करेंगे। जो अपना सिद्धांत की कक्षा है, अर्थात कुंडली बनाने की प्रॉपरली, वह प्रारंभ हो जाएगा लगभग 10-11 तारीख के आसपास, अर्थात 2-3 कक्षा के बाद। पहले आपको हम बेसिक पंचांग देखना, क्योंकि जब तक पंचांग देखना नहीं आएगा तब तक कुंडली बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि जब कुंडली बनाते हैं तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है पंचांग से। तिथिमान क्या है, नक्षत्र का मान क्या है, योग का मान क्या है, ये सारी चीजों को हमें पता, ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए होता है उस समय जब हम सिद्धांत अर्थात कुंडली बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक आना चाहिए। इसलिए अब 2-4 क्लास जो शुरुआत में आपको हम परिपक्व कर देंगे बेसिक पे, उसके बाद गणित प्रारंभ कर देंगे, जिसमें हम कुंडली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आपको विषय सूची पहुंच भी गया होगा आपके पास कि सबसे पहले क्या सूर्योदय निकालना प्रत्येक स्थान का। जिस स्थान का हम कुंडली बनाते हैं उस स्थान का सूर्योदय हमें पता होना चाहिए। सूर्योदय के आधार पर ही पूरी कुंडली बनती है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे सभी लोग। तो अभी हम पहले शुरुआत में करते हैं कि कहाँ ये लिखा रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, कौन कौन सुने? तारा अस्त होना। कोई भी ग्रह अस्त होता है ना, विशेष करके अस्तों का जो दुष्प्रभाव होता है वह गुरु और शुक्र का होता है। वैसे तो सूर्य को छोड़ करके सारे ग्रह अस्त होते हैं, चंद्रमा, मंगल, ये सब ग्रह अस्त होते हैं कुछ दिन के लिए, कोई कुछ दिन के लिए, कोई कुछ दिन के लिए। लेकिन जो गुरु और शुक्र अस्त जब भी होता है पूरे वर्ष में, जब भी गुरु अस्त होंगे और जब शुक्र अस्त होंगे, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। नाम सुने होंगे आप लोग, ये भी सुने होंगे, साथ ही खरमास भी सुने होंगे। विषय सूची नहीं पहुंची? अजय चौबे जी, आप पुराने छात्र हैं, हम नए की बात कर रहे हैं। आप जिस कक्षा में जुड़े हैं ये बिल्कुल न्यू क्लास है, जिनकी मतलब अभी 2 क्लास ही हुआ है, तीसरा क्लास है उनका। तो आप पुराने छात्र हैं। जो पुराने जने जुड़े हुए हैं उन लोगों से निवेदन है कि आपका मैटर सब अलग है। आप केवल इसमें जुड़े हैं सुनने के लिए। आप बिल्कुल ऐसे मुंह बना के सुनते रहिए क्या चल रहा है, और कुछ नहीं अभी। और निर्णय सागर पंचांग, जो आपके सामने पंचांग खुला हुआ है स्क्रीन पे, इस पंचांग का पीडीएफ पहले ही हम भेज दिए हैं आपके उसमें ग्रुप में, तो उसमें और देख लेंगे तो वहां और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी। तो खरमास
और कोई गुरु कब अस्त होते हैं, शुक्र कब अस्त होते हैं, वो कहाँ पर लिखा रहता है पंचांग में, किस प्रकार से देखा जाता है, वो बता दूंगा मैं अभी आपको। साथ ही तिथि वार नक्षत्र आदि किस प्रकार से समय के आधार पर देखते हैं कि कितने बजे प्रारंभ हुआ, कितने बजे समाप्त होगा, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जो बृहद बकाड़ा चक्र जो पुस्तक मुहूर्त का चल रहा है उसे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत में चलते हैं कि कहाँ लिखा है कि कौन से ग्रह कब अस्त हो रहे हैं, विशेष करके शुक्र और गुरु। और जिनको इसमें स्पष्ट ना दिखे वो ग्रुप में जो पीडीएफ है उसको खोल लेंगे, आवाज मेरी सुनते रहेंगे और उस पीडीएफ को खोल लेंगे। देखिए इसमें ये जो पेज है इसमें ये बता रहे हैं कौन ग्रह कब किस राशि में जा रहे हैं, कितने तारीख को कितने बजे जा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। कितने नंबर पेज पे है पता है किसी को? वो देखिए तो, कहाँ गया योगेश जी, देखिए कितने नंबर पेज पे है अस्त, ग्रह अस्त का। यहाँ तो सारे ग्रहों का संक्रांति काल दिया हुआ है कि कब किस राशि में कौन से ग्रह जा रहे हैं। ऋषिकेश पंचांग में ऊपर ही दिया हुआ रहता है, मेन पृष्ठ पर ही दिया रहता है। जो ऋषिकेश पंचांग प्रयोग करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल मेन पृष्ठ पे ही है। इस पंचांग में कहाँ दिए हुए हैं, पेज चेंज करते रहते हैं हर वर्ष ये। गोचर का प्रतिफल 6 नंबर पेज पर तो प्रताप जी दिया हुआ है कौन से ग्रह किस राशि में है, कब जाएंगे। अस्त का गुरु अस्त, हाँ देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, वैसे स्पेशल भी लिखा हुआ रहता है। देखिए स्पष्ट दिख रहा है ये गुरु राशि प्रवेश, ये देखिए गुरु राशि प्रवेश, ये दिख रहा है सभी लोगों को, विकास जी, सतीश जी, हाँ जी सतीश जी। एक बार देखें सब लोग, ये दिख रहा है, थोड़ा सा अपने स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं आप। गुरु का हम दो ही ग्रह का देखेंगे, गुरु का और शुक्र का, क्योंकि अस्त गुरु का ही दोष लगता है और शुक्र का विशेष दोष लगता है। जब भी गुरु अस्त होते हैं पूरे वर्ष में, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए, सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। संस्कार हो चाहे यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जो होता है वो सब बंद हो जाता है, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, सकाम जो हो। और शुक्र अस्त होते हैं उस समय शादी विवाह आदि जितने भी संस्कार होते हैं वो, और शुभ कार्य में पूजा पाठ नहीं बंद करते हैं ज्यादातर शुक्र अस्त होने पर, लेकिन संस्कार सारा बंद हो जाता है जो भी संस्कार हो। तो इसलिए हम गुरु को पहले हम मार्क किए, तो गुरु जो है गुरु राशि प्रवेश लिखा हुआ है इस वर्ष 1 मई 2024 वृषभ राशि में सूर्य है, सूर्य गए हैं 13 बज करके 1 मिनट पे, अर्थात दोपहर 1 बज करके 1 मिनट। अस्त कब हो रहे हैं, देखिए 7 मई 2024 को अस्त हो रहे हैं 13 बज करके 51 मिनट पर, यानी कि दोपहर 1 बज करके 51 मिनट पर 7 मई 2024 को अस्त हो जाएंगे। अर्थात 2024 7 मई में अस्त हुए थे, उदय कब हुए ये, 31 मई 2024 को उदय हो गए। तो इसके बीच का जो समय है लगभग कितने दिन का, 28-28 दिन का हुआ ना, 27-28 दिन का।
यह समय जो है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। जब भी गुरु अस्त होंगे उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। किनको किनको समझ में आया ये गुरु अस्त? हाँ, ब्लर है, कोशिश करिए दिख जाए, थोड़ा कम कर दें जूमिंग। अब देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है? जी, ओम जी को समझ में आया। कृष्ण गोपाल जी बता दीजिए। अजय चौबे जी, तो पेज नंबर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। और जो ऋषिकेश पंचांग यूज करते हो, गणेश आपा ऋषिकेश वगैरह में, उसमें मेन पृष्ठ पे ही सबसे ऊपर ही दाहिने हाथ के नीचे कोने में लिखा हुआ रहता है कि कौन से ग्रह, विशेष करके क्योंकि गुरु और शुक्र को ही देखा जाता है, तो गुरु और शुक्र कब अस्त हो रहे हैं, कब उदय हो रहे हैं पूरे वर्ष में। एक ही बार अस्त उदय होंगे, 2 बार है। शुक्र कभी कभी 2 बार वर्ष में हो जाते हैं, लेकिन गुरु लगभग एक ही बार होते हैं, वर्ष में एक बार उदय अस्त होते हैं बस। किनको इनको नहीं आए समझ में ये गुरु अस्त और उदय देखना? अभी शुक्र बताएंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गुरु अस्त देखना सब लोगों का। तो बताओ महाराज, कहाँ सो गए सब? अभी तो 8 ही बजा है। सतीश जी कहाँ गए? बिल्कुल नीरज मिश्रा जी, नई कक्षा है। रामभूल जी आ गया समझ में, चलिए ठीक है। दीपाली जी देखिए कितनी विलंब से आई कक्षा में। कैसे दीपाली जी, कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, एक बार और दिखा देते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है, यह निर्णय सागर का पेज नंबर 6 है। वैसे हर वर्ष पेज नंबर 6 में ही नहीं देंगे, 7, 8, 10 इस प्रकार से चेंज हो जाता है पेज हर वर्ष में। तो आप देख लेंगे कहाँ पर निर्णय सागर पंचांग में, क्योंकि अभी हम आपको पेज नंबर 6 के आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है अगले वर्ष का जो पंचांग देखें आप, उसमें पेज नंबर 8 पे हो, या 7 पे हो, या 5 पे हो, या 6 पे भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कहां पर ये लिखा हुआ है कि कौन से ग्रह किस राशि में कब जा रहे हैं। यहाँ पे सभी ग्रहों का डिटेल दिया हुआ है, बुध का, गुरु का, शुक्र का, सूर्य का, मंगल, सारे ग्रहों का, कि कितने तारीख को किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कितने बजे कर रहे हैं। अपना जो मेन आज का विषय है वो है गुरु को देखना। और गुरु का भी ये नहीं देखना कि कौन से राशि में, हमें बस ये देखना है कि कब अस्त हो रहे हैं और कब उदय हो रहे हैं, कितने दिन अस्त रहेंगे गुरु। ये देखने के लिए जहां गुरु राशि प्रवेश लिखा रहेगा वहीं आपको देखना है। वहां हमने देखा तो अस्त के बारे में लिखा हुआ है कि 7 मई 2024 में अस्त हो जाएंगे। कब? 13:51। 13 मतलब दोपहर 1:51 पर कितने, 7 मई 2024 को अस्त हो जाएंगे गुरु। उदय कब होंगे? तो तुरंत नीचे लिखा हुआ उदय 31 मई 2024, 31/5/2024 लिखा हुआ है। यदि नहीं भी आ रहा है समझ में आपको, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ लिखा है 31 मई 2024 को उदय हो रहे हैं। कितने बजे? तो 26:51। तो 26:51 का मतलब क्या होगा, थोड़ा बताइए सब लोग। 26:51। वाह अजय चौबे जी, वाह, बहुत सुंदर। 2:51। 26, देखिए पंचांग के अनुसार से, वैसे ये निर्णय से अगर कुछ पंचांग ऐसे हैं जिसमें 24 से भी ज्यादा बजता है। कैसे? हम आप लोगों को शुरुआत में बताए थे कि हमारा वार, हमारा दिनांक तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि कल का सूर्योदय ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आज सुबह सूर्योदय हुआ सुबह 6:42 पे। आज सुबह सूर्योदय हुआ 6:42 से। तो आज कौन सा वार है? शुक्रवार। तो आज शुक्रवार प्रारंभ हुआ 6:42 से। यदि किसी जातक का जन्म अर्थात किसी बच्चे का जन्म आज सुबह 6:40 पर भी होता ना, तो हम शुक्रवार नहीं बोलते, हम बोलते गुरुवार के रात्रि में जातक का जन्म हुआ है। मतलब जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक हमारा पिछला वार, पिछला दिनांक समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आज सुबह 6:42 से शुक्रवार प्रारंभ हुआ है, और कल सुबह जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए शुक्रवार समाप्त नहीं होगा। उसी के प्रकार, उसी के आधार पर समय दिया जाता है, समय लिखा जाता है। तो रात 12 बजेगा तो 24, उससे पहले आइए। सुबह दोपहर का 12 बजा तो 12 बजता है, 1 बजता है तो 13, 2 बजता है तो 14, इस प्रकार से 12 बजता है 24, जिसको रेलवे टाइम कहते हैं।
रेलवे के अनुसार से। और रेलवे में 24 के बाद 0 बज जाता है ना। लेकिन हमारा 0 नहीं बजेगा। 24 के बाद रात्रि का 1 बजेगा तो 25 बजेगा, फिर 2 बजेगा तो 26 बजेगा, 3 बजेगा रात्रि का 27 बजेगा, जब तक बजता जाएगा जब तक कि कल का सूर्योदय ना हो जाए। 30 बजेगा, मतलब आज सुबह से बजना प्रारंभ हुआ है और कल सुबह तक बजता चला जाएगा जब तक सूर्योदय ना हो जाए। तो लास्ट तक 30 बज करके 59 मिनट तक हो सकता है, बार माना जाता है बिल्कुल, और दिनांक भी माना जाता है। तो दिवाकर पांडे जी समझ में आ गया। तो 26 बज करके 51 मिनट का मतलब क्या है कि रात्रि 2 बज करके 51 मिनट में उदय हो जाएंगे। कितने तारीख को? 31 मई के रात्रि 2 बज करके, पूरा लिखा हुआ है। हाँ देखिए 14 नंबर पे पूरा लिखा हुआ है। चलिए यही में बता देते हैं, फिर 14 खो जाएंगे, ऐसे ही खो गए थे इस समय। तो ये अब आगे हम शुक्र के बारे में चर्चा। गुरु अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में भेजा गया है, उस पीडीएफ में देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आई एम हेयर, तो आप ग्रुप में बात कर लेंगे, हम लोग बता देंगे। शुक्र राशि प्रवेश। अब हमें शुक्र देखना है कि इस वर्ष शुक्र कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे। इसको देखने के लिए हम यही शुक्र का राशि प्रवेश वाले कोष्टक में देखेंगे और देखते हुए चले आएंगे कहाँ कहाँ उदय हो रहे हैं, कहाँ कहाँ अस्त हो रहे हैं। देखिए वर्ष में 2 बार उदय अस्त हुए हैं। एक तो हुए अस्त हो गए ये 28 अप्रैल 2024। अगर आपको नहीं दिख रहा हो संख्या तो आप मेरे बोलने पर विश्वास कर लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 28 अप्रैल 2024 अस्त हो गए। समय लिखा हुआ है 20 बज करके 49 मिनट, अर्थात रात्रि 8 बज करके 49 मिनट पर 28 अप्रैल 2024 में अस्त हो गए सूर्य शुक्र। और कब उदय हुए? तो उदय में लिखा हुआ अगले 5 मई, सॉरी 5 जुलाई 2024, 5/7/2024 में उदय लिखा हुआ है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो पंचांग में लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ और वही आपको भी बोलना है। कुछ भी अपने तरफ से नहीं लगाना, क्योंकि यह सिद्धांत ज्योतिष है। और इस लेवल में आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया है सिद्धांत कि हम पंचांग को काट सकते हैं। इसीलिए जहां का पंचांग, जो पंचांग आप प्रयोग में लाते हैं, उस पंचांग में जो भी कुछ लिखा हुआ है, अब कतई मिसप्रिंटिंग हो तो बात अलग है, वो आप जब अध्ययन करेंगे तो कभी कभी पंचांग में मिसप्रिंटिंग भी आती है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन 99.99% चांस नहीं होता है कि किसी पंचांग में मिसप्रिंटिंग हो। जो पॉपुलर पंचांग, जैसे ये पंचांग हुआ, निर्णय सागर पंचांग जैसे ये है, ऋषिकेश पंचांग हुआ, आदि आदि बहुत सारे पंचांग ऐसे हैं जो कि पॉपुलर है, उसमें मिसप्रिंटिंग का कोई सवाल, मतलब 0.00001% चांस होता है कि हो जाए। तो इसलिए इस पे किसी प्रकार का कोई आपको संदेह नहीं करना है कि पंचांग में क्या लिखा हुआ है। आप ऑनलाइन प्लेट गूगल पे सर्च करेंगे गुरु कब अस्त हो रहे हैं, कब उदय हो रहे हैं, तो दिनांक और समय दोनों में चेंजिंग मिलेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पंचांग गलत है, गूगल सही है। गूगल भी अपने स्थान पर सही है, हो सकता है कि जिसने डाला हो वो अपने आधार पर डाला हो, और हम जो पंचांग देख रहे हैं वो भी सही है। तो जिस पंचांग का प्रयोग करें आप उस पर आंख बंद करके विश्वास करें, और उसी पंचांग का विशेष करके प्रयोग करना है आपको। अभी नहीं, अभी तो आपको इसी को करना है, इसी में सब लोग एक साथ सीखेंगे। जब आप सीख लेंगे तो आपको कोई पंचांग देख लें तो आप पंचांग देखना आ जाएगा, सारा पंचांग आपके यहाँ जो क्षेत्रीय पंचांग हो उसी को मानना है, उसी को देखना है, उसी के आधार पर सारा पर्व निर्णय देखना है। कोई दिक्कत नहीं, राशि अस्त उदय के बीच में है तो है, उस राशि में बीच में चेंज वेंज हुए होंगे तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है। अपन को बस अस्त उदय टारगेट, मेन पॉइंट है अस्त और उदय देखना। उदय में देखे हम कि 5 जुलाई 2024 में उदय हो गए। अप्रैल में अस्त हुए थे 28 अप्रैल को, और जुलाई 5 को उदय हुए थे। कितने महीने, लगभग 2 महीने हुए ना, मई जून, 2 महीने, 2 महीने शुक्रस्त रहे। तो इस बार 2 महीने, मई और जून का महीना जो था उसमें विवाह नहीं था, विवाह बहुत कम रहा। ठीक है, तो जब भी शुक्र अस्त होंगे उस समय कोई भी अगर मुहूर्त निकाल देना तो आप देखिए कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है। शुक्र अस्त है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए गृहस्थी से संबंधित, संस्कार से संबंधित, गृह प्रवेश आदि, जितना भी गृह आरंभ आदि नहीं करना चाहिए। विशेष तो विवाह करना नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्र जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं। फिर आगे देखिए,
आगे एक जगह और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि 19/3/2025, 19 मार्च 2025 को फिर अस्त हो रहे हैं। समय है 18:41 अर्थात शाम को 6:41 कितने तारीख को? 19 मार्च 2025 को अस्त हो जा रहे हैं फिर से शुक्र। एक तो उसमें हुए अप्रैल 28 अप्रैल को हुए थे, मई जून रहे और जुलाई को उदय हो गए। एक 19 मार्च में 2025 में अस्त हो रहे हैं और फिर उदय हो रहे हैं 23 मार्च को। इसमें ज्यादा दिन नहीं उदय अस्त हो रहे हैं। कितने दिन का अस्त है? बस 4 दिन के लिए ही अस्त हो रहे हैं और अस्त हो जाएंगे ये, मतलब 4 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। 23 मार्च को 19:25 पर उदय हो जाएंगे, शाम को 7:25 पर उदय हो जाएंगे। हाँ, उदय और अस्त के बीच में कोई भी राशि है उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो उदय जब अस्त हुए तब से अस्त हुए हैं और जब उदय होगा लिखा होगा तब उदय होंगे। बस इतना ही समझना है। बिल्कुल, ग्रहों के अस्त होने पर कुंडली पे भी प्रभाव पड़ता है। कुंडली अगर बनता है तो अस्त, कोई भी ग्रह अस्त होता है तो बहुत ही खराब माना जाता है। उसका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव के रूप में बदल जाता है, या तो निष्फल हो जाता है या दुष्प्रभावी हो जाता है जो ग्रह अस्त होते हैं। इसीलिए तो शुक्र और गुरु जो है ना, वो संस्कार के कारक हैं, विशेष करके विवाह दाम्पत्य जीवन के कारक है, स्त्री के कारक है। तो उस समय कोई भी संस्कार विशेष करके नहीं होता है। तो शुक्र अस्त गुरु अस्त देखना सब लोग सीख गए। क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंफर्म करें सभी लोग। दिवाकर जी, अजय जी, नीमा जी, दीपाली जी, हाँ जी, पिंकी जी का भी हो गया, अंकित जी का हो गया, मोहित जी का। नहीं करना चाहिए, गुरु अस्त में कभी भी विद्या आरंभ नहीं करना चाहिए। जो भी छोटा बच्चा है तो इसमें विशेष देखना चाहिए। विद्या आरंभ में, विद्या आरंभ हमेशा उत्तरायण में करना चाहिए, अर्थात जनवरी के बाद 15 जुलाई तक, 15 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक। अभी हम उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो हम वकड़ा चक्र में। तो उदय और अस्त सब लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, खरमास। खरमास हम आपको लिखा देते हैं कि खरमास कब होता है। हेडिंग डालेंगे खरमास। कौन कौन सुने, कौन कौन नहीं सुने नाम? जब सूर्य के पास ग्रह आ जाते हैं अमन जी, तब वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य के किरण से वो हताहत हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं ग्रह, तो वो अस्त हो जाते हैं। खरमास कौन कौन सुने हैं? रवि शर्मा जी, नहीं नहीं, अभी गणित नहीं, अभी तो बेसिक ही है। बेसिक बोले तो गणित के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, जो जो चीज जानकारी चाहिए, वो चीज प्रारंभ है। गणित हमारा जो प्रारंभ होगा कम से कम 5 से 6 कक्षा हो जाएगी बेसिक। उसके बाद गणित की कक्षा प्रारंभ होती है सिद्धांत ज्योतिष की। मैंने कहा ना आप लोगों को, हम बेस पहले सबसे अधिक मजबूत करेंगे। यदि बेस मजबूत हो जाए ना, तो उस पे कैसा भी बिल्डिंग बना दीजिए। यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि 5 मंजिल बनाएंगे, तो बेस को इतना मजबूत रखिए कि आप कम से कम 8 मंजिल तो बना लो, कोई फर्क ना पड़े। उसी प्रकार से हम सोच के चलते हैं और सोच के चल रहे हैं आपके लिए भी, कि हम बेस इतना मजबूत कर लें कि जितना विषय सूची आप लोगों को भेजा गया है अध्ययन कराने के लिए, वह बहुत कम है, ये जान लीजिए। उससे बहुत कुछ आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। तो उसके लिए बेस उस आधार पर होना चाहिए जिस आधार पर हम सोच कर रखें। आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि ज्योतिष होता क्या है, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं गाइड करूंगा, चाहे अभी आपको बुरा लगेगा या ऐसा लगेगा यार क्या बता रहे हैं हमको, तो ये बताएं कि कैसे देखना है किसी का भूत भविष्य वर्तमान। लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि बंदा ठीक था। सूर्य के पास आने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। ओम जी, ग्रह के अस्त उदय में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? ग्रह के अस्त नहीं, विशेष करके सूर्य सॉरी गुरु और शुक्र, ये जब अस्त हो तो कोई भी सकाम कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए।
कोई भी सकाम, जैसे कोई सकाम बोले तो विशेष फल की प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं वह कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो तो। और दूसरा संस्कार, संस्कार तो विवाह जो विशेष में जिसमें मुहूर्त देखा जाता है, विवाह में देखा जाता है, अन्नप्राशन में देखा जाता है, मुंडन में देखा जाता है, यज्ञोपवीत में देखा जाता है, ये सारे कार्य, ये सारा मुहूर्त नहीं होता है, पंचांग में होता ही नहीं महाराज, जब भी गुरु अथवा शुक्र अस्त होते हैं। नहीं, अधिक मास दीपाली जी अलग है और खर मास अलग है। अधिक मास तो 3 साल में एक बार आता है, और खर मास हर वर्ष 2 महीने का होता है। खर मास, उस खर मास में भी विवाह नहीं होता है, खर मास में पूजा पाठ भी सकाम नहीं होता है। जैसा गुरु अस्त और शुक्र अस्त में होता है ना, जितना चीज बोला जाता है, जितना चीज मना किया जाता है, उतना ही चीज खर मास में भी मना किया जाता है। तो ओम जी समझ में आ गया अस्त का डेफिनेशन, परिभाषा, कि ग्रह अस्त कब होते हैं, क्यों होते हैं? सूर्य के पास, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह घूम रहे हैं, तो सूर्य के पास जब ग्रह आ जाते हैं, जो ग्रह, वो ग्रह शुक्र सूर्य के किरण के कारण उनका जो अस्तित्व है, उनकी रश्मि है, वो क्षीण हो जाती है, उस समय वो दिखते नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ जी, पूजा पाठ अब कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी ग्रह अस्त हो, जब भी, हाँ जी, अस्त हो, खरमास, अब हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, खरमास, इसको लिखना है आपको, वो जो मैं अभी बताया था। अच्छा, एक और बात, कई बात ऐसा होता है जो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, केवल आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो पेन कॉपी बिल्कुल तैयार रखा करें और फास्ट नोट कर लिया करें, क्योंकि प्रत्येक चीज हो सकता है बोलते बोलते नया चीज कुछ बोल दिया, तो आपको लगा कि ये काम का चीज है, तो बिना बोले आप नोट कर लिया करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा बाद के लिए। और कक्षा होने के बाद दिन, क्योंकि एक दिन का गैप रहता है, उस दिन एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखें सब लोग। उस रिकॉर्डिंग देखने से मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके लिए उसका बहुत तगड़ा फायदा है। यानी समझ लीजिए कि लगभग 70% वो याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार कक्षा हुआ है और दूसरी बार उसको देख लिए आप। केवल सुनने से ज्यादा याद होता है, जितना पढ़ने से याद होता है ना, उससे अधिक इफेक्ट पड़ता है सुनने से किसी भी कक्षा को। तो उसको एक बार और 1 घंटा और दे दिया करिए, जिस दिन की छुट्टी रहती है, बीच में गैप रहता है, उससे और क्लियर हो जाया करेगा। नोट्स जरूर तैयार करें, नया नया चीज लिखें, जो भी आपको लगे कि काम की चीज बात चल रही है, उसको नोट करना प्रारंभ कर दें, अपने आप कर लिया करें। खरमास, ये भी फिक्स है कि इस महीने में इतने तारीख से इतने तारीख तक खरमास होता है लगभग। लिखिए, जब सूर्य धनु और मीन राशि में रहते हैं, तब उस समय खरमास रहता है, जो कि दिनांक लगभग 16-17 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक धनु राशि में सूर्य रहते हैं। तो 1 महीना तो ये हो गया खरमास का। कितने तारीख? लगभग 16-17 दिसंबर। ये आपको देखना पड़ेगा पंचांग में कितने तारीख को खरमास, अर्थात सूर्य कब, सूर्य 16 धनु राशि में जा रहे हैं, कि मैं वही देखना है जहां पर हम लोग अभी अस्त और उदय देख रहे थे, है ना। वहां पे तारीख लिखा होगा, इतने तारीख को सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं।
तो जब सूर्य धनु राशि में रहते हैं जिस महीने में, देखिए एक राशि में सूर्य एक महीना रहते हैं, लगभग एक महीना, कभी 32 दिन 31 दिन भी हो जाते हैं, 28 29 दिन भी हो रहते हैं। तो लगभग आप एक महीना, एक नॉर्मली मान लीजिए कॉमन रूप से कि सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं। और दो राशि में जब रहते हैं तो खरमास होता है। एक तो धनु राशि में जब रहते हैं तब खरमास होता है, और एक मीन राशि में रहते हैं तब खरमास होता है। तो धनु राशि का तो फिक्स मैंने आपको बता दिया, भाई मीन राशि का भी महीना बता देता हूँ। 16-17 दिसंबर से लेकर के लगभग 14 अथवा 15 जनवरी, जब तक मकर संक्रांति ना हो जाए तब तक खरमास रहता है। इस समय भी कभी भी आप देखेंगे कि शादी जो है, विवाह, इसके बीच में कभी नहीं पड़ता है, कभी नहीं। विवाह कभी नहीं आपको 25 दिसंबर को मिलेगा, 22 दिसंबर को। अभी तक इतने बड़े हो गए होंगे आप लोग, 1 जनवरी को किसी शादी में नहीं गए होंगे, 2 जनवरी को किसी शादी में नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय खरमास होता है। हाँ, 15 दिसंबर 15 को है, क्योंकि 15 तारीख को खरमास नहीं लगा है। खरमास कब लगता है? 16 या 17 दिसंबर को लगता है। 15 दिसंबर तक शादी हो सकती है। हम्म? हाँ, 10 मई को, नहीं तो उसमें खरमास थोड़ी ना था। शुक्र अस्त है, बात अलग है। हाँ, शुक्र अस्त है, खरमास की बात कर रहा हूँ। हाँ, शुक्र अस्त में करते हैं, करने का तो गुरु अस्त में पूजा पाठ चकाचक, भागवत कथा चल रही है, कर लेते हैं। हाँ, शिवानी जी कह रहे हैं। गुजरात में उसे कुमरता कहते हैं, कमुरता। जी बताते हैं। तो खरमास आ गया सब लोगों को समझ में। देखिए, अस्त ग्रह का परिभाषा शिवानी जी ने भेजा है ओम जी आपके लिए, कि कैसे ग्रह अस्त होते हैं। सभी लोग देख लें ग्रह अस्त कैसे होते हैं, क्या है परिभाषा। तो खरमास किनको इनको समझ में आया, किनको इनको नहीं आया समझ में, ये बता दीजिए। और दूसरा जो समय है, दूसरा जो महीना है खरमास का, वो है कुंभ, फरवरी से जनवरी, फरवरी मकर, फरवरी से मार्च कुंभ, मार्च से अप्रैल मीन। लगभग लगभग 14-15 मार्च से 14-15 अप्रैल तक मीन राशि में रहते हैं सूर्य। ठीक है, तो इसके बीच में भी विवाह का योग अर्थात विवाह का मुहूर्त नहीं बनेगा, मार्च से अप्रैल के बीच में, क्योंकि इस समय खरमास रहता है। इस समय खरमास, सूर्य जो है गुरु की राशि में पूजा पाठ करते हैं। इस समय पूजा पाठ करना लाभदायक है, लेकिन कहा गया सकाम पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अनुष्ठान आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या कुछ भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो खरमास में नहीं करना चाहिए। हाँ, केवल पूजा पाठ निष्काम, निष्काम मतलब केवल भाव भक्ति के लिए पूजा पाठ या अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसका लाभ बहुत है खरमास के समय में करने से। लेकिन सकाम करते हैं तो उसका प्राप्ति, उसका जो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। खरमास में कोई भी सकाम कार्य नहीं होते हैं, कोई भी, जिस प्रकार से अस्त शुक्र और अस्त गुरु में बताया था ना आपको, वही है खरमास का भी। कूद जाए पीछे। अब कल से कक्षा में योगेश एक काम करो, मोबाइल वर्जित करो। पेन कॉपी लेकर आना है, आए, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं।
मैं उसमें हैक करवा करके इजराइल को कहूंगा विस्फोट कर देगा। हाँ, मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है। गणेश जी का मैसेज आया, महामृत्युंजय या गायत्री का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन महामृत्युंजय क्या है ना, महामृत्युंजय सकाम अधिकतर लोग करते हैं कि आयु की वृद्धि के लिए करते हैं, तो किया भी जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाए वही अच्छा है। लेकिन पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत, दोष हर मास में कोई दोष नहीं लगता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त करने में थोड़ा सा वो रहता है। हाँ, होलाष्टक, होली से 8 दिन पहले, वो भी कुछ नहीं होता। हाँ, वो हर जगह मान्य नहीं है होलाष्टक। हाँ जी। नहीं, अपने यहाँ मान्य नहीं है विशेष, आपके यहाँ मान्य होगा। अनुष्ठान तो ज्यादातर सकाम ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो खरमास में नहीं करते। तो दो चीज आगे आपको, खरमास अस्त ग्रह किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, इधर सूर्य है, आपको दिखेगा ही नहीं, छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है। देखिए, सूर्य जो है वो धनु राशि में आ रहे हैं 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को रात्रि, इसका भी देख लेंगे बाद, अभी यही देख लेते हैं। रात्रि 10:11 पे धनु राशि में आ रहे हैं 15 दिसंबर को, और मकर राशि में जाएंगे 14 जनवरी को सुबह 8:56 पे मकर राशि में आ रहे हैं। तो ये खरमास का समय हो गया। और मीन राशि में जा रहे हैं ये 14 मार्च को जा रहे हैं मीन राशि में, और कब तक जा रहेंगे ये, कहाँ गया, मीन राशि में गए, फिर मेष राशि में आ गए 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2024, लेकिन 2024 है, लगभग 13-14 ही अप्रैल रहेगा, क्योंकि जो सूर्य का राशि परिवर्तन दिनांक है वो चेंज नहीं होता है। एक दिन का आसपास हो सकता है चेंज हो जाए, बाकी चेंज नहीं होता है सूर्य का। बाकी ग्रहों का अदलता बदलता रहता है। 20 मार्च को हमारे यहाँ विवाह हुआ था, 20 मार्च को, तो 20 मार्च को जो है, आ गया मार्च 3, 14 मार्च से धनु राशि मीन राशि में आ गए, 20 मार्च को विवाह हुआ था जी। ये तो खरमास चलता है, कैसे विवाह कर दिए। हाँ, अगले पंचांग में रहेगा, बिल्कुल मिश्रा जी, यू आर राइट। होलाष्टक मान है, बिल्कुल नीरज मिश्रा जी। जब कर सकते हैं, लेकिन ना कराए तो अच्छा है, रवि शर्मा जी। 5-6 साल पहले तो होगा, जजमान भी वैसे होंगे, पंडित जी भी वैसे होंगे, तो कर सकते हैं। इसका एक आता है, एक इसमें इसमें भी है, सूर्य का साइनार्क होता है, साइन अंश होता है सूर्य का, जो कि 10 दिन आगे चलता है। अभी आप जब लग्न स्पष्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे साइनार्क निकलता है, तो उसके आधार पर कई लोग मान लेते होंगे, कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने जो अभी तक सुना है कि खरमास में विवाह नहीं होता है। लेकिन हो सकता है उन्होंने किया हो, तो ये तर्क उनके पास हो सकता है, लेकिन किया है तो मेरे आधार पर गलत है। बिल्कुल 5 दिसंबर को, 15 दिसंबर को ही है खरमास, स्टार्ट हो जा रहा है संजय जी। हमने कहा एक दिन का इधर उधर हो सकता है। दिया ही नहीं हो सकता है जय चौबे जी, नहीं दिया रह सकता है। दिवाकर पांडे जी कह रहे हैं राशि में खरमास का क्या प्रभाव पड़ता है। वो अलग है, वो गोचर का फल है, वो हम बात करेंगे बाद में, जब आप लोग अध्ययन करेंगे ना फलादेश, उसमें बताएंगे कि सूर्य किस राशि में रहेंगे तो गोचर के आधार पर क्या फल देंगे।
राम भूल जी क्या कह रहे हैं? उस दिन सीली क्या? अच्छा जी, अच्छा अनबुझ हो गया हो सकता है। अच्छा हाँ, सिली सातम लिखा, अरे वाह, हरियाणा के लोग हैं ना यार। क्या खरमास में परेशानी आता है। देखिए मुहूर्त जो भी है, जितना ही मुहूर्त बनता है, अगर उस मुहूर्त में कार्य किया जाए तो अच्छा माना जाता है, उस वह कार्य जो है आगे सफल मानते हैं। और जो मुहूर्त ना हो, किसी प्रकार का दोष हो उस समय कार्य करते हैं, तो उसका कहीं न कहीं प्रकार का किसी न किसी प्रकार का साइड इफेक्ट और अशुभ प्रभाव देखने को मिलता ही मिलता है। अरे चलिए जी, अब मुहूर्त की ओर चलते हैं, पुस्तक की ओर। यहाँ तक कल हो गया था मास, महीने के पर्यायवाची नाम तक। आज जो अध्ययन करें हम लोग, ऋतु किस प्रकार से किस महीने में कौन सा ऋतु रहता है उसको समझेंगे। देखिए एक राशि में सूर्य एक महीना रहते हैं, लगभग 13 से लेकर के 18 तारीख, प्रत्येक महीने के 13 से लेकर के 18 तारीख के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 45 दिन रहते हैं। अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बाद में इसको लिखाऊंगा, थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि अधिकतर जो मुहूर्त है ना, वो नक्षत्र, सूर्य की राशि, सूर्य का नक्षत्र पर ही आधारित होता है अधिकतर चीज। तो सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल एक राशि में 45 दिन रहते हैं, और जो बुध है वो एक राशि में 21 दिन रहते हैं, शुक्र एक राशि में 27 दिन रहते हैं, गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, एक वर्ष मान सकते हैं आप, एक वर्ष से 13 महीने के आसपास। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु केतु एक राशि में लगभग डेढ़ डेढ़ वर्ष रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी ग्रह एक एक राशि की अवधि के आधार पर बांटा हुआ है। सूर्य जो है एक राशि में एक महीना रहते हैं। तो जो ऋतु बनती है, ऋतु जो देखते हैं हम लोग, वह सूर्य के राशि के आधार पर देखते हैं कि सूर्य किस राशि में है, उसी राशि के आधार पर ऋतुएं समझा जाता है। तो उसी ऋतु के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि कौन से महीने में कौन सा ऋतु रहता है। जैसे अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, वो हमें कब पता चलेगा? जब हम देखेंगे कि इस समय सूर्य किस राशि में चल रहे हैं। तो इस समय सूर्य किस राशि में चल रहे हैं? नवंबर का महीना है ना, तो नवंबर से दिसंबर अभी है वृश्चिक राशि में सूर्य। अब वृश्चिक राशि में सूर्य मैंने कैसे बता दिया? ये फिक्स है, ये हम बता देंगे आपको, कल वाली कक्षा में यही बताएंगे सूर्य कितने तारीख से कितने तारीख तक किस राशि में रहते हैं। ये कल वाली कक्षा में हो जाएगी। तो मृगादि राशि द्विभानु योगात, मृगादि राशि द्विभानु योगात, षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः, ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद्धेमंत नामा कथितश्च षष्ठः। कहते हैं मकर के सूर्य से, दो दो राशि के सूर्य से शिशिर आदि 6 ऋतुएं होती हैं। इसको समझिए। मकर संक्रांति कब कितने तारीख को मनाते हैं हम लोग आजकल? अभी वृश्चिक में होंगे सूर्य, तुला में नहीं है। हाँ वृश्चिक नहीं, तुला में है, तुला में है, सॉरी सॉरी। अभी जो है तुला में ही हो, क्योंकि 14 तारीख तक तुला, 15 तारीख तक तुला में ही रहेंगे। हाँ जी, तुला में रहेंगे, फिर नवंबर से दिसंबर वृश्चिक में, दिसंबर से जनवरी धनु में, फिर जनवरी में मकर में आएंगे। अभी तुला राशि में सूर्य। मृगादि राशि द्विभानु योगा षडर तवसु शिशिरो बसंत। इस समय सूर्य तुला राशि में चल रहा है, ठीक है।
मकर राशि के सूर्य से लेकर के 2-2 महीने तक एक ऋतुएं मानी जाती हैं। ऋतुओं का जो क्रम है वो देखिए यहाँ पे, मकर और कुंभ राशि में सूर्य हो तो शिशिर ऋतु। मकर राशि में कब सूर्य जाते हैं, मकर संक्रांति कब मनाते हैं हम लोग, जनवरी, या तो 14 जनवरी को नहीं तो 15 जनवरी को, दोनों में से किसी दिन मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन से लेकर के 2 महीने तक आप जोड़ लो, अर्थात 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 1 महीना, 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2 महीने। यह 2 महीना जो है वो कौन सा ऋतु है, शिशिर ऋतु है, क्योंकि इस समय मकर और कुंभ इन दोनों राशि में सूर्य रहते हैं। तो जब सूर्य मकर और कुंभ इन दोनों राशि में हो तो शिशिर ऋतु होगा। मीन और मेष राशि में जस्ट इसके 2 महीने के बाद, कुंभ के बाद तुरंत कौन सी राशि आ जाती है, मीन राशि, अर्थात 15-14 मार्च से लेकर के 2 महीने, मई 15-14 तक, यह 2 महीना जो है ये बसंत ऋतु है। सूर्य के राशि के आधार पर ही ऋतुएं निर्धारित की जाती है। उसके बाद मई से लेकर के 2 महीना, 15-16 मई से लेकर के मई जून जुलाई, लगभग 17 जुलाई 18 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य रहते हैं, उस समय ग्रीष्म ऋतु। फिर जुलाई से 2 महीना, 17-18 जुलाई से लेकर के सितंबर, जुलाई से लेकर के 17-16-17 सितंबर तक का जो समय है वह जो है वह वर्षा ऋतु का है। कन्या और तुला सितंबर अक्टूबर नवंबर, अर्थात सितंबर से लेकर के नवंबर तक का जो समय है लगभग 16-17 नवंबर तक का वो शरद ऋतु है। तो इस समय कौन सा चल रहा है, देखिए अभी किस राशि में सूर्य है, तुला राशि में, और कन्या और तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तो कौन सा ऋतु रहता है, शरद। हाँ, 1.5 वर्ष रहते हैं संजय जी, एक राशि में राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। तो इस प्रकार से अभी तुला राशि में सूर्य है तो शरद ऋतु है। और कल और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कल हम आपको बता देंगे कि किस महीने में सूर्य कितने दिन रहते हैं, कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक मेष राशि में रहते हैं, मीन राशि में रहते हैं। क्योंकि सूर्य का ही फिक्स है, बाकी किसी भी ग्रह का किस राशि में कितने तारीख को रहेंगे कोई फिक्स नहीं है। अंग्रेजी तारीख के आधार पर मात्र सूर्य का ही पूरा फिक्स है, बाकी अन्य किसी ग्रहों का फिक्स नहीं है। तो ये ऋतुओं का मामला हो गया। अब अयन ज्ञान समझते हैं। अयन तो सुने होंगे आप लोग, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायन होता है। उत्तरायण शुभ दिन माना जाता है और दक्षिणायन अशुभ दिन माना जाता है। उत्तरायण को देवताओं के लिए दिन माना जाता है और राक्षसों के लिए रात्रि। क्या, उत्तरायण देवताओं के लिए दिन, राक्षसों के लिए रात्रि। और दक्षिणायन जो है वह इसका विपरीत है, देवताओं के लिए रात्रि और राक्षसों के लिए दिन है। इसलिए दक्षिणायन का जो समय होता है, जो 6 महीने का समय होता है दक्षिणायन वाला, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बात है। वैसे दक्षिणायन जो 6 महीने का होता है वो होता है लगभग 18 जुलाई से लेकर के 14 जनवरी तक का समय अभी दक्षिणायन चल रहा है। 14 जनवरी 15 जनवरी तक, जब तक मकर संक्रांति ना हो जाए तब तक दक्षिणायन चलेगा। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं। इसका क्या कारण है, नहीं कारण है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे बाद में सारी चीजें। अभी ये समझ लीजिए, अभी ये बस आप समझ लीजिए कि उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, क्या क्या करना चाहिए। श्लोक कहता है, शिशिर पूर्वमृतोत्तरायमुत्तरम हयनमाहुरश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्य ऋतोत्रये निगदिता रजनी मरुतां च सा। शिशिर पूर्व ऋतुत्रय उत्तरम, यहाँ पे ऋतु के आधार पर उन्होंने बताया एक ऋतु कितने महीने का होता है, थोड़ा बताइए सब लोग। दिवाकर जी, रवि जी, संजय जी, अभिषेक जी, नीमा जी, पिंकी जी, श्याम सुंदर जी, हिमानी जी, एक ऋतु कितने दिन का, कितने महीने का होता है। वाह, चलिए सोए नहीं है कोई। मैं तो कभी कभी टेंशन ही आ जाता हूँ ऑनलाइन में, पता नहीं क्या कर रहे होंगे।
कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ऑनलाइन चला देते हैं और म्यूट तो रहता है, उधर से तो आवाज आती नहीं है और आपस में बातचीत करते हैं। और बताओ क्या हाल चाल है, वो चल रहा है। ऐसा भी होता है। अभी हम पता है क्या सिस्टम बना रहे हैं, अब ये सिस्टम बना रहे हैं आप लोगों का ईमेल आईडी जोड़ करके कि कौन कितने दिन आए कक्षा में और कब मुस्कुराए, सारी चीजें हमें पता हो जाएगी। कितने दिन आए, कितना दिन रुके, कितना मिनट रुके, कक्षा कितने घंटे किया उन्होंने, ये सारा अटेंडेंस का प्रक्रिया हमारे पास रहेगा। नहीं, नुकसान वो उस समय नहीं दिखता है, नुकसान तो बाद की बात है, लेकिन उसमें आदमी कर जाते हैं। ऋतु 2 महीने आए 6 महीने का है जी, 6 महीने का। आशीष मिश्रा जी, जीव का है। ऋतु मात्र 2 महीने रहते हैं, यहाँ कह रहे हैं शिशिर पूर्व ऋतु त्रय उत्तरम। त्रय मतलब 3 ऋतु का उत्तरायण होता है और 3 ऋतु का दक्षिणायन होता है। 3 ऋतु मतलब क्या, 6 महीने। एक ऋतु बराबर 2 महीने, तो 3 ऋतु बराबर 6 महीने। तो 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। तो कहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होता है, कहते हैं शिशिर ऋतु से। शिशिर ऋतु से 3 ऋतु तक। शिशिर, देखिए हाँ, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु जब से प्रारंभ होगा, जब तक रहेगा तब तक उत्तरायण रहेगा। तो शिशिर ऋतु कब से प्रारंभ होता है, जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं। मकर राशि में सूर्य कब जाते हैं, जिस दिन मकर संक्रांति अर्थात 15-14 जनवरी के दिन। तो 15-14 जनवरी से लेकर के मिथुन राशि तक जब सूर्य रहते हैं, अर्थात 3 ऋतु तक, ग्रीष्म ऋतु तक, मिथुन राशि तक जब सूर्य रहेंगे तो ग्रीष्म ऋतु रहेगा। तो मिथुन राशि तक अर्थात लगभग 18-17 जुलाई तक, कितने तारीख से लेकर के, 14-15 जनवरी से लेकर के 17-18 जुलाई तक का जो समय है वह उत्तरायण का। इतना ही लिख लीजिए, बस यही काफी है। इतना ही याद रखिएगा कि उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है। 6 महीना, कौन सा 6 महीना, तो लगभग 14-15 जनवरी से 17-18 जुलाई तक सूर्य इसको क्या हो भाई, अरे वाई दिस, हाँ कोलाबरी डी, तुम बोलो जरूर। सूर्य उत्तरायण रहते हैं। नहीं, आप तो हीरा हैं जी प्रताप जी। 14-15 जनवरी से 17-18 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं, ये उत्तरायण का समय है। ठीक है, अभी बताएंगे उत्तरायण में क्या क्या होना चाहिए और दक्षिणायन में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये अगला श्लोक है। और उसके बाद लगभग 18 जुलाई से 14 जनवरी तक, जब तक मकर संक्रांति ना हो जाए तक सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण को सौम्यायन भी कहते हैं, कहीं कहीं सौम्यायन भी लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा। सौम्य अयन, सौम्यायन। उत्तरायण का जो पर्यायवाची नाम है वो है सौम्यायन, भी लिखा होगा। तो सौम्यायन लिखा हो, टेंशन ही आइएगा नहीं। और दक्षिणायन का जो दूसरा नाम है वो है याम्यायन, याम्यायन।
सौम्यायन और याम्यायन। सौम्यायन मतलब उत्तरायण और याम्यायन मतलब दक्षिणायन। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, फिर आगे अयन कृत्य बताएंगे। कल आप लोगों को तिथि के बारे में, तिथि के स्वामी के बारे में बताएंगे। फिर बहुत कुछ है, किस तिथि में क्या करना चाहिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियों में क्या क्या कार्य करना चाहिए। अर्थात कल से मुहूर्त, ये तो बेसिक था, कल से मुहूर्त तो लगभग प्रारंभ हो जाएगा आप लोगों का। किस तिथि में क्या करना चाहिए, कौन सी तिथियां शुभ होती हैं, कौन सी तिथियां अशुभ होती हैं, अशुभ तिथियों में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुभ तिथियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नहीं कह सकते हैं, शुभ तिथि में सब कुछ कर सकते हैं। अब इसमें बता रहे हैं अयन कृत्यम, अर्थात किस अयन में कौन सा कार्य करना चाहिए। गृह प्रवेश, त्रिरस प्रतिष्ठा, विवाह, चौल व्रत बंध पूर्वम, सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं, यद गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। नूतन गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि, मतलब कि जो काम शुभ हो, जो जितने काम शुभ संस्कार आदि होते हो, सभी कार्य शुभ कार्य उत्तरायण में होते हैं और निंदित कार्य दक्षिणायन में होते हैं। निंदित मतलब जितने अशुभ कार्य हैं वो दक्षिणायन में होना है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत कार्य करना चाहिए दक्षिणायन में, इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब यह है कि आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं दक्षिणायन में। तो दक्षिणायन का जो समय होता है वह शुभ नहीं माना जाता है, विशेष करके इन चीजों के लिए, गृह प्रवेश के लिए, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए, मुंडन के लिए, विवाह के लिए, यज्ञोपवीत आदि के लिए। ठीक है, क्लियर है सब लोग? विवाह होता है, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ विवाह होता है। हाँ, तो उत्तरायण दक्षिणायन, इसका कई कारण है महाराज। अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब ये हद से गुजर जाएंगे तो प्यार बढ़ेगा ही नहीं, तो तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए सब लोग टेंशन मत लीजिए। सब कुछ क्यों नवंबर में, जबकि दक्षिणायन रहता है नवंबर में, दिसंबर में, उसमें विवाह होता है, ऐसा कौन सा आन पड़ता है, ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति है, वही बताएंगे। इसका श्लोक है, जो क्यों विवाह होता है, मैं वही याद कर रहा था, सुना दें आपको। श्लोक है मकर कुंभ मृगाली वृषा जगे, मिथुन गे पीरवौ त्रिलवे सुचे, अली मृगा जगते कर पीडनम, भवती कार्तिक पौष मधु स्वपी। भवती होता है कार्तिक, पौष, मधु मतलब चैत्र, इस महीने में भी विवाह। अब क्यों होता है, किस कारणवश होता है, ये सब विवाह प्रकरण जब आएगा तब बताएंगे। तब आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। आपका कोई प्रश्न हो जो अभी तक आपको अध्ययन कराया है मैंने, तो बता दें। हाँ, अक्टूबर नवरात्रि तो खैर सबके लिए सिद्ध माना जाता है, तो नवरात्रि में यह प्रश्न नहीं उठा सकते। कुछ ऐसे ऐसे हैं, ये सब बताएंगे आपको कि कुछ विशेष, जैसे अक्षय तृतीया है ना, रामनवमी, नवरात्रि, ये सब शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, इनके लिए किसी प्रकार कोई देखने। अभी आ रहा है क्या नाम, ये हाँ, देवउठनी एकादशी, ठीक है ना, इसमें विवाह हो जाता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। वैसे ही जब तुलसी जी की शादी हुई थी तो कोई टेंशन नहीं, कर लेते हैं लोग। हरिओम जी, चिंता मत करिए, ये सब हम बिल्कुल विधिवत लिखाएंगे। अभी तो केवल ये आपको इसलिए बताते हैं कि आपको ये लगे कि मुझे आता है, या आप टेंशन ना लें कि यार बात टहला रहे हैं, इसलिए मुझे अभी थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि 2-3 ही क्लास हुई है ना, हमको सिद्ध भी करना पड़ेगा ना कि अपन जानते हैं, इसलिए। बाकी सारा चीज हम आपको क्रम वाइज कराएंगे, एक एक क्रम से, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं।
संजय त्रिपाठी जी करते हैं, वीडियो जल्दी डाल दिया करें। बिल्कुल कोशिश रहेगी जल्दी डालने की। दीपावली के पहले भी गृह प्रवेश हो जाता है। दीपावली से पहले हो सकता है, लेकिन वो जीर्ण आदि गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। जीर्ण मतलब जो पुराने घर में प्रवेश करना हो उनको नया बना कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बाकी जो शुद्ध गृह प्रवेश का मुहूर्त है वो उत्तरायण में हो तो अति उत्तम रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अमन शर्मा जी को पाठ्यक्रम नहीं मिला है, तो आप लोगों से निवेदन, आप क्या शिवानी जी थोड़ा अमन शर्मा जी का देख लीजिएगा क्या है कैसे है। आप ग्रुप में किसी में जुड़े हैं शर्मा जी? अमन शर्मा जी आप ग्रुप में जुड़े हैं? उसी ग्रुप में पूरा सिलेबस का जितना भी विषय सूची हो आपको भेज दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। राधे श्याम भैया। सभी लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन करिए, ज्योतिष में रुचि रखिए, सूर्य भगवान की आराधना करें, क्योंकि ज्योतिष के प्रधान देवता वही हैं, सूर्य भगवान। जो यज्ञोपवीत धारी हैं वो गायत्री मंत्र का जप करें।